गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए। कल 7 तारीख के वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा का गठन और उसके कार्यकारण वाले विषय को, टॉपिक को 2 पार्ट्स में पढ़ने का निश्चय किया था। कल 7 तारीख वाली वीडियो में हमने संविधान सभा का गठन और उसके द्वारा संविधान बनाने का जो प्रोसेस पूरा किया गया उसको हमने विस्तार से देखा, चर्चा की। आज हम उसके सेकंड पार्ट, जिसमें हम फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरह से संविधान सभा ने कार्य किया और उस संविधान सभा का मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसको भारतीय नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा कैसे और किस रूप में स्वीकार किया गया है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि हम अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंच रहे हैं। जब संविधान सभा गठित हुई और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है तो वास्तव में कैसा संविधान बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी पिक्चर, ऐसा कुछ भी चित्र जो है वो भारतीय सभी नेताओं के समक्ष नहीं था। तो पंडित नेहरू ने इस संदर्भ में कहा था कि हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे हम उस सूर्य की ओर, उस स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे जिसकी प्राप्ति के लिए हम 200 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इस संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 389 सदस्य इस संविधान सभा में प्रथमतः निर्वाचित और मनोनीत हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उससे पूर्व भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा का भी पुनर्गठन किया गया था और इसमें सदस्यों की संख्या 389 से 299 हो गई थी, 299 रह गई थी। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो पाकिस्तान में ही रहने के इच्छुक थे और पाकिस्तान के लिए ही अलग संविधान बनाने के से सहमत थे, वो लोग सब उस संविधान सभा में शामिल हुए। जबकि बहुत से मुस्लिम लीग के सदस्य, खास तौर से अपन नाम लेंगे मोहम्मद सादुल्ला का, जो प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, उन्होंने इस संविधान सभा में रहना स्वीकार किया और 299 मेंबर्स इस संविधान सभा में रह गए थे। इस संविधान सभा की बहुत सारी आधारों पर आलोचना होती है। उसमें जो सबसे पहला कारण है, जो पहला तर्क आलोचकों द्वारा दिया जाता है, वो ये है कि संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी। ऐसा कहने वाले आलोचकों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल भी हैं। इसके अलावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे एम जयकर ने भी संविधान सभा की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है। चूँकि इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना में हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सम्राट के निर्देश पर यहाँ आई है और गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई रूपरेखा के आधार पर ही कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों का चयन और मनोनयन किया है। इसलिए इसको पूर्णतः संप्रभु संस्था नहीं माना जा सकता। ये ब्रिटिश सम्राट का एक निर्देशन, या हम कह सकते हैं उसके अधीन काम करने वाली एक संस्था थी। परंतु इस आलोचना में कोई सार नहीं है। एन.जी. आयंगर संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को ये वक्तव्य देते हैं कि इस संविधान सभा का स्रोत ये नहीं है कि इसके निर्माता सम्राट की सरकार के 3 सदस्य थे, वरन यह है कि उनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकार किया है। पंडित नेहरू ने भी इस संविधान सभा की प्रभुसत्ता के विषय में
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। ये प्रस्ताव जब ये आलोचक ये कह रहे हैं कि ये संप्रभु संस्था नहीं है, तो इसको संप्रभु संस्था मानते हुए ये तर्क दिए जा सकते हैं कि जब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा, संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जबकि सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो संविधान सभा का गठन भले कैबिनेट मिशन योजना में हुआ हो, परंतु कैबिनेट मिशन संविधान सभा का विघटन स्वयं संविधान सभा पर ही निर्भर था, इसलिए ये एक संप्रभु संस्था थी। दूसरा, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता की भावना से प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैधानिक दृष्टि से भी समाप्त हो गए और संविधान सभा पूर्ण संप्रभु संस्था बन गई। दूसरी आलोचना जो संविधान सभा की जाती है वो ये कि संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। ऐसा कहने वाले आलोचकों में प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी भी हैं, जिन्होंने कहा था कि ये संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है, अतः इसके द्वारा हम उस स्वतंत्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। जयप्रकाश जी ने और उनके वर्ग द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं किया गया, इसलिए ये जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। परंतु इस आलोचना को भी हम पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते। इसके समर्थन, इस आलोचना के विरोध में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्तावों को किसी आदर्श के आधार पर नहीं वरन इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में संभवतया यह प्रस्ताव ही एकता को बनाए रख सकेगा। दूसरा, इस संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है कि यदि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो भी उसका स्वरूप कम अधिक रूप में ऐसा ही होता। इस विचार को बल देने वाला तथ्य ये है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने चुनाव लड़ा और काफी अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त की। तीसरा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि प्रदान किए और जो चोटी के कांग्रेस के नेता थे, चाहे वह पंडित नेहरू हों, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पीडी टंडन, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, सभी कांग्रेस के सदस्य इस संविधान सभा में आए। कांग्रेस के प्रयत्नों से वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता रखने वाले ख्याति नाम लोग जो कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ए.के. अय्यर, एन.जी. आयंगर, के. संथानम, एम.आर. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वी. शिवा राव, डॉक्टर राधाकृष्णन, के.टी. शाह, एम.सी. मुखर्जी, एच.एन. कुंजुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, परंतु इनकी कानूनी दक्षता और वैधानिक योग्यता को देखते हुए इन्हें संविधान सभा में आमंत्रित किया गया और इनकी योग्यता और इनकी जो कह सकते हैं हम दक्षता थी उसका पूरा लाभ उठाते हुए संविधान सभा में इनको दायित्व सौंपे गए। ये भी आलोचना की जाती है कि इस संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, परंतु इस आलोचना में भी कोई सार नहीं है। संविधान सभा में लगभग 88 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के थे, यानी लगभग 36% प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों को प्राप्त था। इसके साथ साथ 33 सदस्य अनुसूचित जाति से भी संविधान सभा में सम्मिलित थे। दलीय आधार पर भी यदि हम देखें तो मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और हिंदू महासभा, हिंद मुस्लिम लीग, सभी दलों का प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में था। तीसरी आलोचना इसकी की जाती है कि संविधान सभा ने संविधान बनाया, परंतु संविधान को पर जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। तो इस संदर्भ में इस आलोचना के विरुद्ध ये कहा जा सकता है कि जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, ये संविधान सभा सभी जातियों, धर्मों, क्षेत्रों के लोगों की प्रतिनिधि संस्था थी और उस समय भारत की जनसंख्या 17 करोड़ थी और 17 करोड़ लोगों के बीच जाकर किसी वैधानिक दस्तावेज पर जनमत संग्रह करवाना न केवल समय बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में धन को भी बर्बादी करनी पड़ती, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। और जैसे जैसे जनता उस समय साक्षरता दर भी केवल 11% थी और हम देखते हैं कि पिछले 50, 60 साल, 70 सालों में संविधान में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जनता जैसा सोचती है, जनता की जैसी मंशा होती है, उसी के अनुरूप संविधान में परिवर्तन भी हो रहे हैं। उस समय जनमत संग्रह संभव नहीं था। चौथी जो बड़ी आलोचना की जाती है वो ये कि संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था और भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। ये आलोचना है तो सही कि वकीलों की संख्या ज़्यादा थी और आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत किसानों और मजदूरों का देश है, तो संविधान सभा में किसानों और मजदूरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, एक उच्च स्तरीय कानूनी विधि विधान से संबंधित दस्तावेज है। इसके निर्माण में उच्च न्यायिक योग्यता और दक्षता की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से किसान और मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परंतु संविधान की इन कानूनी दांवपेचों को समझना और उन पर चिंतन और मनन करने के पश्चात उन्हें अपनाना या बनाना किसान और मजदूरों के लिए संभव नहीं था। इसीलिए वकीलों की संख्या इसमें ज़्यादा थी, परंतु वकील किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं थे। सभी जाति, सभी धर्म और भारत के सभी क्षेत्र में निवास करने वाले जो विशिष्ट न्यायिक क्षेत्र के लोग थे, उन्हें इस संविधान सभा में शामिल किया गया था। ये कुछ आलोचनाएं हैं। इसके साथ ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बहुत खूबसूरत टॉपिक इस संविधान सभा में चर्चा के लिए रखा है कि जो संविधान सभा काम कर रही थी, उस संविधान सभा के सदस्य किसी को हराने, किसी को जिताने, किसी की आलोचना करने, किसी की हंसी उड़ाने या किसी को नीचा दिखाने जैसी प्रवृत्तियों पर कार्य नहीं कर रहे थे। ये लोग बहुत धीर, गंभीर और व्यापक चर्चा करके सभी प्रकार की सहमतियों, असहमतियों से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग थे और इन्होंने संविधान निर्माण के लिए ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार 3 सिद्धांत काम में लिए। पहला जो तरीका था वो था सहमति से निर्णय, और सहमति से निर्णय के अंतर्गत जो
कह सकते हैं हम बिंदु संविधान में शामिल किए गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत का संघीय ढांचा और भाषाई संबंधी प्रावधान, अल्पसंख्यकों से के संबंध में की गई व्यवस्थाएं, संविधान की प्रस्तावना, संसद के संबंध में किए गए प्रावधान, ये सब चीज़ें सहमति से, है ना। और सहमति में सर्वसहमति का प्रयास किया गया, और सर्वसम्मति में भी किसी जो उस तथ्य से सहमत नहीं था उसके सामने व्यापक आधार पर तर्क प्रस्तुत किए गए, और उन तर्कों के आधार पर उस असहमत व्यक्ति से भी सहमति लेने के पश्चात उस बिंदु को शामिल किया गया, या आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति को समझाने का भी प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब है कि जो पहला सिद्धांत है ये है सहमति से, कोई संविधान सभा के सदस्यों के बीच सहमति से किसी बिंदु को संविधान में शामिल करना। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। जो सबसे महत्वपूर्ण संघीय ढांचा, भाषाई संबंधी प्रावधान, अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई व्यवस्थाएं। दूसरा सिद्धांत है समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत का अर्थ है दो ऐसे तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करना जिन्हें परस्पर विरोधी समझा जाता है। तो ऐसे दो तत्वों के बीच में जब हम समन्वय करते हैं उसे कहते हैं समायोजन। और इसमें जो बिंदु संविधान में शामिल किए गए वो है संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय, कि भारत में, भारतीय संविधान में संघात्मक बिंदु भी हैं और एकात्मक भी हैं। दूसरा, भारत को गणतंत्र भी बनाया गया है और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और गणतंत्र का मतलब है कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जिसे कहते हैं द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जो हमारा है, राष्ट्र प्रमुख जो हमारा है, राज्य प्रमुख जो हमारा है, उसको, वो एक निर्वाचित व्यक्ति है, वो उत्तराधिकार से आने वाला व्यक्ति नहीं है, वंशानुगत नहीं है उसका पद, निर्वाचित है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। इसके साथ भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है। राष्ट्रमंडल वह संगठन है जो ब्रिटेन के उपनिवेश देशों का एक संगठन है। चूँकि प्रारंभ में जब ब्रिटेन ने इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र किया तो उनकी हम कह सकते हैं एक पेरेंटल देखभाल के लिए ये संगठन बनाया गया था, कि ताकि भविष्य में यदि इन राष्ट्रों को अपने लोकतांत्रिक मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई आती है या किसी और प्रकार की कठिनाई ये महसूस करते हैं तो ब्रिटेन से अपने संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से ये संगठन बनाया गया था। ये किसी प्रकार की दासता का या गुलामी का संकेत नहीं है। तीसरा जो बिंदु है वो केंद्रीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था के बीच समन्वय। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है, ऐसी व्यवस्थाएं भी संविधान में की गई हैं। और सामान्य काल में शक्ति का विकेंद्रीकरण एक गांव की सरकार तक किया गया है, ग्राम पंचायतों तक किया गया है। ये दोनों विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बीच जो समन्वय है इसको भी हम समायोजन का सिद्धांत के अंतर्गत काउंट कर रहे हैं। और तीसरा जो बिंदु है हमारा, जो ग्रेनुल ऑस्टिल ने दिया है, वो है परिवर्तन के साथ चयन की कला। इसका मतलब है कि संवैधानिक सिद्धांतों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण 1947 में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना संभव नहीं था। संविधान निर्माता अच्छे और व्यावहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे।
अतः उन्होंने विदेशी संविधान की उन धारणाओं और व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण किया जो उन देशों में सफल रही थी और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल भी थी। इस संबंध में विशेष बात यह है कि इसे विदेशी संविधानों से सोच समझकर ही ग्रहण किया गया है और जो कुछ ग्रहण किया गया है उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया है। इसे संविधान निर्माण की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया और भारतीय संविधान का गुण कहा जा सकता है। जो भी क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। बहुत व्यापक रूप में संविधान लिखा गया है। इसमें ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमने विदेशी संविधानों से ग्रहण किए हैं। परंतु इन तत्वों को हमने हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित किया। हमारे देश में जो संसाधन और जो परिस्थितियां मौजूद हैं उनके अनुकूल ढाल लिया। इसी तत्व को ग्रीनविल ऑस्टिन ने नाम दिया है परिवर्तन के साथ चयन की कला। तो ये तीनों सिद्धांत हमें ध्यान में रखने। 4 नंबर का प्रश्न इस पर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ऑस्टिन के विचार लिखिए। तो आपको तीनों चीज़ें बतानी है: सहमति से निर्णय, समायोजन का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ चयन की कला। धन्यवाद।